हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लास्ट क्लास में हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है उसका हर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। अब जब अगर दो वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहे हैं, किसी कारण से मैंने एक सोर्स से के आगे कुछ स्लिट्स लगा रखी है या दो स्लिट्स लगा रखी है, जिसके कारण वेव फ्रंट जो है वो डिवाइड हुआ और उनके सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, दो वेव फ्रंट आपस में मिले। अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब, इसका डेफिनेशन ये होती है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मीडियम एक्टेड अपॉन बाय टू और मोर देन टू वेव्स। मतलब सुपरपोजिशन की क्या जरूरी है, एक दो या दो से अधिक वेवों की जरूरत है जिनके साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हो, आइदर इन अ सेम डायरेक्शन, उनकी फेज सेम हो तो बहुत अच्छा, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन या इन अपोजिट डायरेक्शन। उनके सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा उनका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अगर हम इसे समझे तो मेरे पास लेट अस सपोज एक y1 वेव है, उसका एम्पलीट्यूड, यानी मैंने जब पत्थर फेंका पानी में और उसके कारण वो वाइब्रेट करा, वाइब्रेट करने से जो उसकी पोजीशन है, अगर हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो क्या वो स्टेशनरी। जैसे हमने कुछ उसको फोर्स किया तो क्या करेगा, एटम जो है वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के कारण जो ये इसका ये जो उसकी मेन पोजीशन थी ये, उससे उसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल करा, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरा, अगर मान लीजिए y2 वेव है जिसका भी फेज सेम है और वो लेट अस सपोज उसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, इसे मैं A1 कह दे रही हूँ, इसको मैं A2 कह दे रही हूँ। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक डिस्टेंस बाद जाके एक दूसरे पे सुपर इम्पोज जाते हैं, मतलब एक वेव दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रिजल्टेंट हो गया, तो दैट विल बी A1 प्लस A2। अगर ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जाने के कारण इनका एम्पलीट्यूड 100% एक जैसा नहीं है, ठीक है, लगभग लगभग समान है, तो उनका जो सुपर इम्पोजिशन होगा, अगर मैं ये बोलूं, ड्रॉ करूं इस डायग्राम को कि ये मेरा इस तरीके से y1 था और ये मेरा y2 था, ठीक है, ठीक है, तो इसका ये वाला पोर्शन सुपर इम्पोज होने के बाद कारण ये जो हमें रिजल्टेंट मिला है दैट विल बी A1 प्लस A2। ठीक है, अब अगर हम समझें तो ये वाइब्रेशन दोनों की सेम डायरेक्शन में, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये दोनों अपोजिट में हो। ठीक है, तो अपोजिट में होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर लेट अस सपोज मैं y1 को y2 को अपोजिट में बना देते हैं, मतलब उसका फेज चेंज, तो कुछ इस तरह से है। लेट अस सपोज ये नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, इसको हमने A2 नाम दे दिया, अभी A2 डैश कह दे रहे हैं उसको, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका नीचे की तरफ हो गया, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट y विल बी A1 माइनस A2। ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और दो आपने ये मान लिया कि ये इसमें ये है स्टेशनरी वे में, अब इसमें जो चेंज आ रहा है, लेट अस सपोज ये उसका एम्पलीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है जिसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, अब एक जगह जाके लेट अस सपोज या हम कह देते हैं कि ये इधर साइड आ रही है, ये इधर साइड आ रही है, और धीरे धीरे कुछ समय बाद एक ओ समय पर या इस ओ पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो मिलने के कारण इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होने के कारण अगर उनका एम्पलीट्यूड ये है तो रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमको ये मिलेगी। ठीक है, अब मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन है कि मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा रिजल्टेंट बनता है। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि एक का क्रस्ट, जैसा मैंने कहा इंटरफेरेंस कब होता है, जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आया तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे उल्टा हो जाए, मतलब यहाँ पर इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ हो जाएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड शुड रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा अंतर है, मान लीजिए A1 की वैल्यू 100 है, A2 की वैल्यू 5 या 10 है, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर रखेंगे A1 प्लस A2,
ठीक है, तो उसका एवरेज भी हम निकालेंगे, रिजल्टेंट अलजेब्रिक सम का हमने निकाला तो आपका वैल्यू लगभग लगभग बराबर आ जाएगी। पर यहाँ पर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी उतनी कम नहीं होगी, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा या जो हमारा अल्टरनेट ब्राइटनिंग डार्क है उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल लो कि लेट अस सपोज जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन है, तो हमको इंटरफेरेंस मिल जाएगा। अब अगर दूसरा कंडीशन है कि आपका पहले वाले का फेस और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट अस सपोज ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाली कंडीशन हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की दिशा एक जैसी है और कहीं पे जाके वो सुपर इम्पोज हुए, तो वो जो पैटर्न हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन होता है फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है, पर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चल रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों की दिशा एक जैसी है पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दोनों की अलग अलग है, तो उस कंडीशन में जो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सेम दिशा में है पर दोनों की आवृत्ति अलग अलग है, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा सुपर इम्पोजिशन के बाद, वो जो पैटर्न हमें उसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, क्या कहलाता है, बीट्स। तीसरा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है पर जा रहे हैं कौन सी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, उनके सुपर इम्पोजिशन से जो मिलता है हमको, वो मिलता है स्टैंडिंग वेव्स। कौन सी वेव्स मिलती है, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन हमने देखा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा हमने देखा कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, उनका फेस अप्रोक्सीमेटली सेम है, जैसा हम यहाँ पे दे रहे हैं, फेस अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो उनका सुपर इम्पोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट हमें मिला मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन है, तो हमारे पास आई की वैल्यू या इंटेंसिटी की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगा, इंटेंसिटी अगर मैं कहूँ तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। हमने 11th-12th क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आई इज इक्वल टू A1, अगर A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, A2 क्या है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, तो फॉर मैक्सिमम कंडीशन क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर फॉर मैक्सिमा या ब्राइट आप कह दो उसको, और फॉर डार्क I2 कह दे रही हूं मैं इसको, दैट विल बी A1 माइनस A2 का स्क्वायर, दैट इज फॉर अ डार्क, और जहां पर आपकी इंटेंसिटी कम है। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जिसके लिए हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होनी चाहिए, अगर सेम है और मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन है और दोनों के सुपर इम्पोजिशन, मतलब एक के ऊपर एक, दोनों का किसी एक पर्टिकुलर जाके ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और उस कारण से अगर दोनों का क्रस्ट एक के ऊपर एक है या दोनों का ट्रफ एक के ऊपर एक है, देन वी विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, अदरवाइज वी विल गेट द मिनिमम इंटेंसिटी। इसी तरह से अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे को, तो देन वी विल गेट द स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।